सर्वप्रथम माँ सरस्वती के श्री चरणों में वंदन करते हुए आप सभी का इस नए वीडियो में अभिनंदन करती हूँ। मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे साथियों, हमारे जो काव्य शास्त्र के जो टॉपिक लगते हैं ना, उसकी बात करेंगे हम। जैसे सभी साथियों को काव्य शास्त्र बहुत हार्ड लगता है, तो मैंने किस प्रकार से क्या याद किया था, कैसे थोड़ा सा आसान बनाकर आप याद कर सकते हैं उस चीज़ को, उस बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत इससे लाभ मिले। इसके अलावा हम जैसे हमारा हिंदी साहित्य इतिहास का हम रिवीजन कर रहे हैं, हम छायावाद में आ गए हैं, वैसे ही इसके बाद हम एक एक टॉपिक का जैसे अलंकार का, छंद का, रस का, इनका भी हम रिवीजन करेंगे साथियों। तो सबसे पहले अगर बात करूं फर्स्ट ग्रेड की, तो फर्स्ट ग्रेड में तो 5 ही टॉपिक लगते हैं काव्य शास्त्र में। जैसे शब्द शक्ति है, छंद है, अलंकार है, काव्य गुण है और रस है। 5 ही तो टॉपिक हैं साथियों, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। और प्रश्न लगभग आपको पता है, दो अलंकार से कभी कभार 3 प्रश्न भी आ जाते हैं, कभी कभार रस से ज़्यादा प्रश्न मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप ये मान सकते हो 10 से 12 क्वेश्चन आपके 5 टॉपिक कवर करते हैं। तो जो टॉपिक चाहे बड़ा है, जैसे हम बालकांड को ले लें, बालकांड बहुत बड़ा है, उसमें से प्रश्न आएगा 1 या 2 प्रश्न भी आएंगे। तो उसमें से एक तो प्रमुख रूप से तुलसीदास से आएगा, तो तुलसीदास जी को तो हम हिंदी साहित्य इतिहास में भी पढ़ते हैं भक्ति काल में। इसके अलावा एक प्रश्न आ सकता है आपके, ज़्यादा से ज़्यादा करें तो 2 आ सकता है। तो उसके लिए इतना सारी वो पढ़ने संभव नहीं हो पाती, इतनी बड़ी बालकांड के एक अर्थ को समझना आपके लिए बहुत भारी हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों पर आप ध्यान ना देकर ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा कवर करें आप, उन चीज़ों को जहाँ से मैटर कम होता है, प्रश्न ज़्यादा आते हैं। तो काव्य शास्त्र कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है साथियों। इसी काव्य शास्त्र का पहला ही जो टॉपिक है वो है हमारा शब्द शक्ति। तो शब्द शक्तियाँ 3 ही तो होती हैं साथियों, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। फिर व्यंजना के कुछ उपभेद हो जाते हैं। तो व्यंजना में भी आपको बहुत अधिक दूर तक उपभेदों में नहीं जाना है, आपको 2 ही प्रमुख उपभेद उसके और याद रखने होते हैं। अभिधा शब्द शक्ति तो साथियों मुझे भी बहुत हार्ड लगती थी, लेकिन एक बार मैंने जैसे बताती हूँ मैं आपको, कई बार साहित्य समाधान चैनल जो है उस पर आप गुरु माँ रीता कौड़ ने शब्द शक्ति टॉपिक करवा रखा है, वहाँ से शब्द शक्ति मेरे समझ में आई थी। हालांकि उसके बाद भी मेरा फर्स्ट ग्रेड में शब्द शक्ति का प्रश्न मेरा गलत हो गया था, क्योंकि हम उस निर्णय तक पहुंच नहीं पाते उसमें कई बार, और फिर एग्जामिनर जो होता है वो उसको कुछ और मान लेता है। हालांकि उस प्रश्न पर आपत्तियाँ भी लगी थी, परंतु में पता नहीं वो प्रश्न डिलीट हुआ या क्या हुआ। लेकिन शब्द शक्ति में बस इसीलिए हम कई बार थोड़ा सा इसमें अपने आप को इस सोचने की समझ में नहीं आ रही। लेकिन शब्द शक्ति की आप एक बार नियमों को अच्छे से याद करिए। जैसे अभिधा तो सीधी सी है, जो अर्थगत, जो कोषगत अर्थ निकलता है वो अभिधा ही होती है साथियों। व्यंजना में थोड़ा सा हमें माथापच्ची करनी पड़ती है, लक्षणा में ज़्यादा। व्यंजना तो फिर वही है अपने अकॉर्डिंग जिसका अर्थ निकलता हो वो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना में भी तो 2 ही होती है, शाब्दी और आर्थी व्यंजना। उसमें भी शाब्दी में तो ज़्यादातर आपको वो एक ही उदाहरण मिलेगा, कई पेपरों में भी छाया हुआ वो को घटी वर्ष भानुजा वो हल्दर के वीर, वो जो सब एक बलराम जी वाला और जो उदाहरण है ना श्री कृष्ण और राधा जी वाला, वही आपको उदाहरण मिलेगा ज़्यादातर में। तो वो ज़्यादातर शाब्दी व्यंजना का उदाहरण है, वही उदाहरण बार बार रिपीट होता है। उदाहरण आप देखोगे पीछे के पेपरों में बहुत ज़्यादा अलग अलग उदाहरण नहीं मिलते हैं, सेम एक जैसे से कई बार उदाहरण रिपीट हो जाते हैं साथियों। तो शब्द शक्ति को आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि समझ से बाहर है। कभी ना कभी अच्छे से सोच समझ कर पढ़ोगे तो आपको एक बार समझ में आ जाएगी ना, तो फिर आपका प्रश्न गलत होने का चांस बहुत कम होगा। तो उसके बाद दूसरा हमारा है अलंकार। अलंकार में हमारे 9 ही अलंकार हैं साथियों, गिने चुने से। 9 अलंकारों के तो आपको उदाहरण याद रखने हैं। इससे पहले हमारा यमक अलंकार है। तो यमक में तो आपको पता ही है, एक से अधिक शब्द, एक ही शब्द 2 बार आएगा, उसका अर्थ अलग अलग निकलेगा, तो यमक हो जाएगा। आप एक बार इनके उदाहरणों को, एक बार इनके नियमों को समझ कर फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा साथियों इनकी क्वेश्चन हल करें, तब आप इन समझ में आएगी, तब आप इसको सही से कर पाओगे। तो यमक का, उसके बाद श्लेष होता है। तो श्लेष का अर्थ आपको पता ही है, चिपकना होता है। तो फिर जिस वाक्य में या जिस भी लाइन में एक ही शब्द होता है लेकिन उसके अर्थ 2 निकल रहे हो अलग अलग, तो श्लेष अलंकार हो जाएगा। इसके बाद उपमा होता है। तो साथियों उपमा में आपको एक तो इसके 4 जो अवयव होते हैं वो याद रखने होते हैं आपको। उपमा में जैसे तुलना की जाती है, तो उपमा, उपमान और उपमेय, और इसका जो समानार्थक धर्म होता है और इसके वाचक शब्द होते हैं वो आपको 4 याद करने होते हैं। तो उपमा उदाहरण भी साथियों इसमें अलग अलग 2-3 इसके उपभेद होते हैं, तो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है अगर आप समझते हैं एक बार तो। उसके बाद रूपक आता है। तो रूपक में तो आपको ज़्यादातर में तो वो एक डैश का निशान मिल जाएगा बीच में, क्योंकि रूपक में तो अभेद आरोप किया जाता है, किसी भी चीज़ पर तुलना नहीं की जाती, उपमा नहीं दी जाती, अभेद आरोप ही कर दिया जाता है, उसको मान ही लिया जाता है। उसके बाद उत्प्रेक्षा होती है। तो उत्प्रेक्षा में भी आपको वो शब्द मिलेंगे 2-4 जो होते हैं
वो उत्प्रेक्षा भी आप आराम से पहचान जाओगे, उसमें दो शब्द मिलते ही मिलते हैं। उसके बाद संदेह होता है और एक भ्रांतिमान, इन दो में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो साथियों संदेह में तो हमेशा संदेह रहता है, कन्फर्म नहीं होता। जैसे कि वो उदाहरण आता है ना, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, तो की या कीवा अथवा, मतलब ये संशय रहता है हमेशा, ये कन्फर्म नहीं हो पाता कि है या नहीं है। तो भ्रांतिमान में मान ही लिया जाता है। जैसे एक उदाहरण आता है कि अंशनी चुग रही ओस बिंदु मोती उनको जान, तो अंशनी क्या कर रही है, ओस के बिंदुओं को मोती जानकर चुग ही रही है, यानी उसको मान लिया है उन्होंने। भ्रांतिमान अलंकार में तो साथियों मान लिया जाता है और संदेह में हमेशा संदेह होता है। जैसे एक रस्सी पड़ी है, तो कोई व्यक्ति उसको सोच रहा कि सांप है या रस्सी, सांप है या रस्सी, और एक व्यक्ति उसको सांप समझकर चिल्लाकर भाग जाता है डर कर, तो वो भ्रांतिमान हो गया। और जब तक वो ये समझता है कि सांप है या रस्सी, संदेह है उसके। उसके बाद दृष्टांत और उदाहरण तो एक जैसे से हैं, जिसमें दृष्टांत में तो साथियों वैसा ही कोई दृष्टांत रखा जाता है आपके सामने। उदाहरण में आपको जैसे दो तीन शब्द मिलेंगे, ऐसे शब्द उससे आप पहचान जाओगे। तो ये हो गए हमारे अलंकार। उसके बाद काव्य छंद होते हैं, तो साथियों छंद हमारे 6 ही छंद हैं, कोई बहुत ज़्यादा छंद नहीं है। पहले आपको छंदों में ये उसके थोड़े से नियम होते हैं, वो याद करने हैं। उसके बाद आपको छंद में वर्णिक छंद और ये दो अलग अलग याद करने पड़ेंगे। और फिर दोहा चौपाई, ज़्यादातर उदाहरण दोहा या चौपाई से ही आता है। रोला उलाला गीतिका और अधिगीतिका, एक बार आपकी इनकी मात्राओं को गिनना सीख लोगे, सीख जाओगे, इसके नियम याद कर लोगे, तो फिर छंद तो एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपका कोई प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। और फिर फर्स्ट ग्रेड में तो मात्र 6 ही तो अलंकार हैं, 6 अलंकारों को तो आप याद कर ही सकते, सॉरी छंद है 6 ही तो छंद हैं, अलंकार 9 हैं, 6 ही छंद हैं। 6 छंदों के आप आराम से नियम याद कर सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा भारी भरकम काम नहीं है। इसके अलावा काव्य गुण आते हैं, तो 3 ही काव्य गुण हैं, माधुरी, ओज और प्रसाद। ओज को तो आप आराम से पहचान जाओगे, उसमें कठिन शब्द आते हैं। और माधुर्य और प्रसाद में, वैसे प्रसाद में भी सीधा साधा अर्थ होता है, माधुर्य में मतलब हमारे जो मन को उमंग से भर दे, अच्छा लगे, ऐसा ऐसे जो शब्द होते हैं, ऐसी जो लाइनें होती हैं वो माधुरी में होती है। इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है साथियों, काव्य गुण में भी, क्योंकि कई बार हम कौन सा समझ लेते हैं और एग्जामिनर कौन सा मान लेता है, इसके चलते थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन 3 ही तो काव्य गुण हैं, 3 के तो आपको नियम याद रखने हैं। इसके बाद साथियों हमारा काव्य रस जो है वो बड़ा टॉपिक है। तो काव्य रस में आपको कुछ तो काव्य के रस के गुण, उसकी विशेषताएं होती हैं 5-7, तो 1% तो लगभग उसमें से आता है, रस की विशेषताओं में से। उसके बाद रस के जो अवयव हैं, रस के अवयव हैं, स्थायी भाव है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव कौन कौन से होते हैं, इसके लक्षण और उदाहरण। ये थोड़ा सा रस बड़ा टॉपिक है, लेकिन रस भी एक ऐसा टॉपिक है साथियों, आप इसको अच्छे से समझोगे तो आराम से आपकी समझ में आ जाएगा। सेकंड ग्रेड की बात करें तो सेकंड ग्रेड में इसके अलावा 2 अलग से लगते हैं, काव्य दोष और काव्य रीति। तो काव्य रीति तो वही है, 3 ही काव्य रीतियाँ हैं। जिस प्रकार से काव्य गुण 3 हैं, शब्द शक्ति 3 है, वैसे ही काव्य रीतियाँ भी 3 ही हैं। काव्य दोष हैं वो 5 या 6 दे रखे हैं, तो उसमें आप अच्छे से एक बार उसको पढ़ोगे ना, तो आप आराम से काव्य दोष में पहुंच जाओगे कि इसमें कौन सा काव्य दोष दिया गया है। बस एक बार आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। समय रहा तो साथियों बोर्ड की व्यवस्था कर रही हूँ, जैसे तैसे बोर्ड की व्यवस्था हो जाएगी तो मैं काव्य शास्त्र या फिर पुराने जो मेरे पास पेपर हैं वो हल करवाना, कुछ ना कुछ तो मैं साथियों करवाऊँगी आपको। बोर्ड पे भी सोच रही हूँ मैं हिंदी साहित्य इतिहास का रिविजन ही करवा दूँगी, मोटे मोटे बिंदुओं का आपको। तो मैं लगातार प्रयत्नशील हूँ, एक बोर्ड की और एक माइक की ओर जुगाड़ हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको साथियों ज़रूर करवाऊँगी। तो काव्य शास्त्र को आप बहुत अधिक हार्ड ना माने, एक बार एकाग्र होकर एक जगह बैठकर अच्छे से उसको और समझे पहले, और समझ कर फिर ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि आपको यूट्यूब पर भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, ऐसे आपको वीडियो मिल जाएंगे जिनमें प्रश्न होते हैं अभ्यास के लिए काव्य शास्त्र के, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करें और फिर जब समझ में ना आए तो दोबारा उसके नियमों को पढ़ें, अच्छे से तैयार करें। तो साथियों आपका काव्य शास्त्र इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको लगेगा कि कैसे मैं इसको इतना कठिन मान रहा था। एक बार बस मन लगाकर पढ़ने की आवश्यकता है, फिर आपको जो पहाड़ जैसा बड़ा सिलेबस लगता है ना, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, आप वास्तव में एक शीट पक्की करना चाहते हैं, तो फिर ये सिलेबस समय सिमट कर आपकी मुट्ठी में आ जाता है साथियों। बस ज़रूरत है तो आपको अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करने की है और ईमानदारी से मेहनत करने की कोशिश करने की है। तो साथियों लगे रहिए। काव्य शास्त्र के मैंने आपको मोटे मोटे बताई है थोड़ी सी जानकारी, इसके अलावा हम और इस पर डिटेल से भी वीडियो बनाएंगे अलग अलग पर। साथियों आप अच्छे से मन लगाकर पढ़ेंगे तो कोई चीज़ इतनी कठिन नहीं है कि आप उसको कर ना पाओ। जब आपने सोच ही लिया है तो आप कर भी सकते हो, उसको बिल्कुल कर सकते हो। हिम्मत ना हारें और बहुत अच्छी प्रकार से खूब मन लगाकर तैयारी करें। भले ही कितने घंटे पढ़ें, ज़्यादा समय ना दे पाएँ, लेकिन जितना समय पढ़ें उतना समय पूरी एकाग्रचित होकर पढ़ें। उस समय कोई किंतु परंतु दिमाग में कुछ नहीं चलना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आप हो और आपकी किताबें हों, उसके बीच कोई तीसरा
ना हो, बस इतना ध्यान रखना पड़ते समय। बाकी समय में तो हम और काम करते ही हैं। तो खूब मन लगाकर तैयारी कीजिए साथियों, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।